हेलो एवरीवन, वेलकम टू सफलता क्लास। आज आप लोगों के लिए मैं इस वीडियो में लेके आया हूं मुद्रा के इतिहास का दूसरा पार्ट, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा मुद्रा के इतिहास का पहला पार्ट, जिसमें हमने बात करी थी सिक्कों के इतिहास की। आखिर बार्टर सिस्टम के बाद, वस्तु विनिमय प्रणाली के बाद सिक्कों का प्रचलन कैसे कैसे शुरू हुआ और कैसे सिक्के आपने देखा आखिर में कहां तक पहुंच चुके थे आजादी के बाद तक भारत में और अभी के फॉर्म में। लेकिन आज हम बात करेंगे पत्र मुद्रा पे। ये जो रुपया पैसा जो पत्र मुद्रा है उसके प्रचलन का इतिहास के बारे में आज गौर करेंगे। तो फटाफट देखते ही लाइक करते जाएंगे, शेयर करते जाएंगे वीडियो को आप लोग। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं पत्र मुद्रा का चलन की बात, तो भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन 1806 ईस्वी में हुआ था। यह अंग्रेजों के द्वारा 1806 ईस्वी में सबसे पहले किया गया था और यह मुद्रा बैंक ऑफ बंगाल के द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा? बैंक ऑफ बंगाल के द्वारा। जैसे कि अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सारे मुद्रा जारी करती है 1 रुपए के नोट को छोड़ के, लेकिन उस समय जब पहली बार 1806 ईस्वी में मुद्रा का प्रचलन हुआ तो यह बैंक ऑफ बंगाल के द्वारा मुद्रा को प्रचलित किया गया था। आगे देखा जाए क्या हुआ, तो भारत में वर्ष 1935 में पत्र मुद्रा का निर्गमन का अधिकार अब भारतीय रिजर्व बैंक को प्रदान किया गया, क्योंकि 1935 में ही आपको रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। तो रिजर्व बैंक के अंदर 1935 से ही आपको ये मुद्रा का अधिकार चला गया है और मुद्रा को जारी करने का, निर्गमन करने का अधिकार आपको किसके पास है? रिजर्व बैंक के पास। वर्ष 1947 से भारत में अशोक स्तंभ चित्र वाले नोट जारी किए जाने लगे, क्योंकि पहले अंग्रेजों के नोट थे भाई, तो ये क्वीन विक्टोरिया, किंग जॉर्ज पंचम, तृतीयम, ये सारे चला करते थे इनके नोट पे। लेकिन 1947 जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो अशोक स्तंभ आपको नोट पे आ गया। अशोक स्तंभ आप देख सकते हैं, ये नोट पे आ गया था। लेकिन जो पहला नोट है, जो सबसे पहले 47 में डिसाइड हुआ था कि आपको अशोक स्तंभ वाले नोट चलेंगे, लेकिन तुरंत छप के तो मार्केट में नहीं आ सकता था। तो सबसे पहले 1949 में 1 रुपए का पहला निर्गमित नोट अशोक स्तंभ वाला चलन में आया। सबसे पहले 1 रुपए वाला ये नोट अशोक स्तंभ का चलना शुरू हुआ। तो पहले आपको अंग्रेजों के नोट 47 में डिसाइड हुआ कि अशोक स्तंभ वाले नोट आएंगे, और अब आ गए आपको 1 रुपए का नोट 49 में। और वर्ष 1957 तक भारतीय रुपया 16 आनों में डिवाइड था। यानी कि आना आपको पता होगा, नहीं तो अपने घर में बड़े बुजुर्ग से पूछ सकते हैं कि आना हुआ करता था 4 आना। जैसे कि अभी के बाद देखें तो 4 आना, 8 आना, 16 आना या 12 आना की बात करें, 4 आने की बात करें तो मतलब 25 पैसा हो गया आज के फॉर्म में 25% वो, ठीक है। 8 आने की बात करें तो 50 पैसा और 12 आने की बात करें 75 और 16 आने मतलब पूरा 1 रुपया। आपने सुना भी होगा बड़े बुजुर्गों के मुंह से 16 आने सच, यानी कि पूरा का पूरा सच। 16 आना मतलब पूरा 1 रुपये की बात उसमें होती है। तो ये आना थे उस समय के। बट वर्ष 1957 में ही मुद्रा की दशमलव प्रणाली आपको भारत में अपनाई गई। दशमलव प्रणाली जिसमें 100 पैसा बराबर आपको क्या होने लगा, आपको 1 रुपया के बराबर। पहले 16 आना बराबर 1 रुपया हुआ करता था, ठीक है। अब 100 पैसा बराबर 1 रुपया होना शुरू हो गया। कब से? आपको 1957 से। फिर 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा, 50 पैसा, ऐसा चलन हुआ। धीरे धीरे जो जो आपको आगे बढ़ते गए, महंगाइयाँ बढ़ती गई, कुछ पैसों की वैल्यू खत्म हो गई। तो आप देख ही रहे हैं आजकल कि 1 रुपये से नीचे की सारे पैसे बंद हो गए धीरे धीरे। तो ऐसे ही करके छोटे छोटे करके 1 पैसा बंद हुआ, कभी 2, कभी 3, 5 पैसे ऐसे बंद होते चले गए। तो ये आपने पुराने घर में अगर देखते होंगे, बड़े बुजुर्ग के पास होंगे, कहीं पे आप रखे होंगे, तो आप इसे देख सकते हैं, ऐसा पैसा होता था। और वर्ष 1987 में सबसे पहले गांधी जी के चित्र के साथ 500 रुपए का नोट आपको निर्गत हुआ था। सबसे पहले प्रचलन में, यानी कि गांधी जी नोट पे सबसे पहले कब आए? 1987 में, वो भी किससे? 500 के नोट पे आए थे। आगे क्या डेवलपमेंट हुई? सभी भारतीय नोटों पे, जितने भी भारतीय नोट हैं सब पे आपको 1996 से आपको गांधी जी अब छापे जाने लगे। अब गांधी जी सभी नोटों पे आने लगे आपको कब से? 1996 से। और भारत में 1 रुपये का जो नोट है वो वित्त मंत्रालय जारी करता है, और 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? वित्त सचिव का। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ये आपको कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है कि 1 रुपये के नोट पे किसका है, तो वित्त सचिव का आप देख पा रहे हैं, वित्त सचिव का हस्ताक्षर। जबकि
₹1 से अधिक के मूल्य के सभी नोट आरबीआई जारी करता है, वो वित्त मंत्रालय जारी करता है, इसलिए वित्त सचिव का हस्ताक्षर और इस पे आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर, जैसे यहां पे देख रहे हैं सुब्बाराव जी का हस्ताक्षर है। और रिजर्व बैंक द्वारा निर्मित सभी नोटों पर हिंदी और अंग्रेजी को मिलाकर 17 भाषाएं अंकित होती है। 17 भाषाओं में वो आपको वचन देता है कि ये इतने पैसा अदा करने का सरकार की तरफ से, तो 17 भाषाएं होती है। एक तरफ हिंदी और इंग्लिश होंगे, ठीक है, इधर एक तरफ हिंदी इंग्लिश और दूसरी तरफ देखेंगे तो 15 भाषाएं और होती है। ये 17 भाषाएं कौन कौन सी होती है, अगर ध्यान से देखें तो हिंदी इंग्लिश जो फ्रंट पे हैं एक तरफ, फिर दूसरी तरफ आपको देखेंगे तो आसामी है, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, फिर देखेंगे तो मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, इसको ध्यान से देखेंगे। 17 भाषाएं आखिर वो कौन सी है, कभी क्वेश्चन आ गया कि कौन सा इन चारों में से आपको 17 भाषाओं में शामिल नहीं है, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन से 17 भाषाएं हैं। और ये सभी वो भाषाएं हैं भाई जो आपको 22वीं अनुसूची में शामिल है। और भी ज़्यादा भाषाएं हैं लेकिन उनमें से 17 भाषाओं को इसमें जगह मिली है। और भारतीय रुपए के चिन्ह की बात करें, एक क्रांतिकारी परिवर्तन, हमारे पास रुपए का कोई चिन्ह नहीं हुआ करता था, लेकिन हमारे रुपए का चिन्ह आया कहां से, जो आपका आईआईटी मुंबई से उदय कुमार ने रचना की थी आपको इसकी, जिसमें देवनागरी का र और रोमन का आर दोनों को मिला के ये रुपए का साइन बनाया गया था। और 15 जुलाई 2010 से इसे अडॉप्ट कर लिया गया और रुपए का साइन हमारे यहाँ आ गया। और एक क्रांतिकारी आपको ये परिवर्तन कि विमुद्रीकरण, डिमोनेटाइजेशन क्या होता है आपको, डिमोनेटाइजेशन आपको कि पुराने नोट को बंद करके उसकी जगह नए नोट को चलाना आपको विमुद्रीकरण कहलाता है, ठीक है। जब आपको किसी कारण से पुराने मुद्रा को वापस ले लिया जाता है चलन से, उसकी जगह नया मुद्रा आता है। तो पता ही है आपको 8 नवंबर 2016 को मध्यरात्रि से हमारे मोदी जी आए और उन्होंने बताया कि 500 और 1000 के नोट बंद, और अगले दिन से भाई अफरा तफरी मची, लाइन लगी और कैसे 2000 के नोट नए आ गए, फिर 200 के नोट भी आए, आपने देखा ही नए नए नोट आपको आने शुरू हो गए थे। फिर अगला टर्म आता है मुद्रा से जुड़ा हुआ मुद्रास्फीति, यानी कहते हैं महंगाई बढ़ गई, लेकिन मुद्रास्फीति का मतलब होता है कि जो पैसा है, जो मुद्रा है, उसकी क्रय क्षमता कम हो गई, उसकी खरीदने की क्षमता अब कम हो गई। यानी कोई चीज़ अगर 2 रुपये में मिल रहा है तो अब 2.5 रुपये में मिल रहा है, सामान तो जहाँ है वही है, बस उसे खरीदने के लिए आपको ज़्यादा पैसा खर्च करना है। तो इसे मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन कहते हैं। मूल्यों के स्तर में होने वाली सतत वृद्धि को ही मुद्रास्फीति कहा जाता है, और मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी आना ही आपको मुद्रास्फीति कहलाता है। आगे देखिए एक और टर्म आता है इसमें, मुद्रा का अवमूल्यन। अब ये क्या होता है, तीनों अलग, जो विमुद्रीकरण यानी कि एक मुद्रा की जगह पे दूसरी मुद्रा चलाना, पहले मुद्रा बंद करके, मुद्रास्फीति मुद्रा की क्रय क्षमता में कमी आ जाना। वहीं पे बात करें मुद्रा के अवमूल्यन की, तो ये एक अलग टर्म है। इसमें क्या होता है, कोई देश अपने मुद्रा की वैल्यू को घटा लेता है विदेशी मुद्रा के आपको उसके लेवल से नीचे कर ले। जैसे कि अभी मान लो 75 रुपये का $1 है, तो भारत अगर अवमूल्यन करता है तो हो सकता है 90 रुपये का $1 आ जाए, यानी कि अपने ही रुपये को घटा लेना। एक तरह से आप समझ लीजिए किसी से कोई सामान खरीदने जा रहे हैं तो वो सामान 10 रुपये kg बेच रहा है, वो जानबूझ के अपने सामान की कीमत कम कर लेगा जिससे उसका ज़्यादा बिक सके। तो इस तरीके से मुद्रा का अवमूल्यन होता है जब अर्थव्यवस्था अच्छे से नहीं चल रही होती है, क्राइसिस होते हैं, इकोनॉमिकल क्राइसिस, तो मुद्रा का अवमूल्यन हो जाता है। तो जब किसी भी देश द्वारा मुद्रा का विनिमय की दर अन्य देशों की तुलना में कम कर दिया जाए तो उसे मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं हम, ठीक है, डिवैल्यूएशन। और ऐसा भारत में 3 बार हुआ है। अगर आप जानना चाहें तो भारत में 3 बार मुद्रा का अवमूल्यन किया जा चुका है। भारत में अब तक 1949 में जब प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उसके बाद 1966 में जब लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे, और 1991 जब आपको इकोनॉमिकल क्राइसिस आई थी 91 में चंद्रशेखर के कार्यकाल में। तो इसे हम मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं। तो ये सारे टर्म, तो आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी, जिसमें हमने मुद्रा के इतिहास की बात की कि कैसे मुद्रा आपको आगे की ओर बढ़ता गया। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, और मिलेंगे हम आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।